पग में गति आती है छाले छिलने से, तुम पग पग पर जलती चट्टान धरो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। फूलों से मग आसान नहीं होता, रुकने से पग गतिवान नहीं होता। अवरोध नहीं तो संभव नहीं प्रगति भी है, नाश जहाँ निर्माण वही होता है। मैं बसा सकूं न स्वर्ग धरा पर, जिससे तुम मेरी हर बस्ती वीरान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। मैं पंथी तूफानों में राह बनाता, मेरी दुनिया में केवल इतना नाता। वह मुझे रोकती है अवरोध बिछा कर, मैं ठोकर उसे लगा कर बढ़ता जाता। मैं ठुकरा सकूं तुम्हें भी हंसकर, जिससे तुम मेरा मन मानस प्रासान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। धन्यवाद। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी ने बचपन में बहुतों बार राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कालजयी काव्य रश्मिरथी का पाठ किया होगा, या अनेकों बार किसी बड़े बुजुर्गों से इस दिग्विजय काव्य का रसपान किया होगा। यह कविता हर बार सुनने में कुछ न कुछ अलग जीवन की गूढ़ रहस्यों को हमारे सामने प्रदर्शित करता है, मनुष्य को जीवन के सही मायनों का ज्ञात दिलाता है। आज भी इसी कालजयी काव्य को सुनाने उपस्थित हैं मोहित। हम सब इनका स्वागत करें और आज पुनः इस कविता से कुछ नए जीवन के रहस्य सीखें। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी इनके काव्य से अपने मानस पटल पर इसका चित्रांकन करें तो काफी अच्छा होगा, तो आपको काफी रसपान होगा मेरे विचार से। धन्यवाद। स्वागत मोहित। नमस्कार, मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मिरथी के तीसरे सर्ग भाग 1 का पाठ करने वाला हूं। यह पाठ उस समय का चित्र प्रस्तुत करता है जब पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हुआ और श्री कृष्ण पांडवों का शांति संदेश लेकर दुर्योधन के पास जाते हैं। आइए हम सब इस चित्र की कल्पना करते हैं। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तक कर, वे रथ लिए कुछ और प्रकार। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से ना कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, पर खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठेक फेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव अकड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, बरते का बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं बह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, धरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उन्हें गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, हाँ राम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आताप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शूल न मिलते हैं। पंखुड़ियां जिनकी सेज सुंदर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। जो लक्ष्य ग्रह में जलते हैं, वे ही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्ति पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताज। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। सहदू पानी पत्थर पांडव आई कुछ और निकर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को,
सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मिल जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरे तिक्त भालभू मंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिबंध को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे है। दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकल, सब है मेरे मुख के अंदर। त्रिभूत दृश्य कांड दे, मुझ में सारा ब्रह्मांड दे। चर अचर जीव जक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल दे, गत और अनागत काल दे। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रन। ऋतिकों से पटी हुई भू है, पहचान पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल चाल दे, पल के नीचे पाताल दे। मुट्ठी में तीनों काल दे, मेरा स्वरूप विकराल दे। सब जन्म मुझे से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। सांसों में पाता जन पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंगता हूँ लोचन, छा जाता चारों और मन। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, वह मुझे क्या बांध कह सकता है। इत वचन नहीं तूने मान, मैत्री का मूल्य न पहचान। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय यज्ञ रण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूपर्वनी प्रखर। वनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। बाह्य श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तो भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। इस सभा सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर नभाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करचोर खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद। बहुत ही ओजपूर्ण प्रस्तुति मोहित। कहते हैं 4 साल लगते हैं इंसान को इंजीनियर बनने में, और पूरी उम्र लग जाती है फिर उस इंजीनियर को इंसान बनने में। इसी बात को जरा अपने ढंग में कहने और आपका मन बहलाने आ रहे हैं हमारे अगले प्रतिभागी शिवम शुक्ला। सभी श्रोताओं को मेरा यानी शिवम शुक्ला का नमस्कार। मैं इस संस्थान में मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग का पीएचडी का 2य वर्ष का छात्र हूं, और आपके सामने अपनी कविता जिसका शीर्षक है बिटवा इंजीनियर है रखना चाहूँगा। तो शुरू करने से पहले अगर आप सबको मेरी आवाज़ आ रही हो तो थोड़ी सी भूमिका भी सुन लीजिए इसकी। तो मुझे लगता है कि हिंदी भाषा अगर एक दुल्हन है तो हमारे देश में जितनी बोलियां हैं वो उसका श्रृंगार है। एक भाषा के पीछे सैकड़ों तरह की बोलियां केवल हमारे उत्तर प्रदेश में ही बोली जाती हैं। अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, आप बिहार में चले तो मैथिली। तो बोलियों की जो मधुरता और सुंदरता होती है वो अभी कभी आप भारत के गांवों में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेंगी। तो यह रचना जो है वह मैंने अपने गांव देहात की जो बोली है जिसे हम लोग अवधी भाषा कहते हैं उसमें लिखने का प्रयास किया है। और प्रसंग कुछ ऐसा है कि
आप पिछड़ा हुआ कह सकते हैं, या फिर जहाँ अभी तक विकास की इतनी रूपरेखा या फिर शिक्षा की इतनी पहुंच नहीं है, ऐसे गांव में जब किसी शुक्ला जी का बेटा होता है और उसको किसी स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल जाता है, तो शुक्ला जी रातों रात अपने गांव के स्टार बन जाते हैं। अब शुक्ला जी के पिताजी जो होते हैं, शुक्ला जी तो इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाते हैं, लेकिन शुक्ला जी के जो पिताजी होते हैं, गांव में सभी लोग उनसे मिलने आते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं। तो उस समय जो शुक्ला जी होते हैं, उनके मन में क्या चलता है और गांव में क्या माहौल होता है, उसको बताती हुई एक कविता है। तो आप चाहें तो बीच में भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो शुरू करता हूँ। तो होता क्या है कि शुक्ला जी के पास गांव के ही शुक्ला जी का जो लड़का है, उनके लड़के के एक मित्र हैं कल्लू जी, उनके पिताजी आते हैं और फिर बातचीत शुरू होती है। नहीं समाए शान, शुक्ल जी खड़े हैं सीना तान की, बिटवा इंजीनियर है। इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर है, गांव में ऐसे ही बोलते हैं। नहीं समाए शान, शुक्ल जी चले हैं सीना तान की, बिटवा इंजीनियर है। करत फिरत गुणगान, दबा के मुंह में मीठा पान की, बिटवा इंजीनियर है। अब गांव के लोग पूछते हैं कि शुक्ला जी ये बताइए, आपका हमारे लड़के तो यहीं रह गए, आपके बेटे बहुत आगे निकल गए हैं, ऐसा आप क्या, आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, आप बच्चे को किस हिसाब से आपने उसका पालन पोषण किया। तो अब शुक्ला जी की बारी आई डीगे मारने की। तो शुक्ला जी क्या कहते हैं, कैसे पालन पोषण किया, सुनिएगा। शुक्ला जी कहते हैं, रोज सवेरे 5 बजे ही सोटा मार उठावत थे। रोज सवेरे 5 बजे ही सोटा मार उठावत थे, और काजू किशमिश गरी छोहारा ऊपर ऊपर चबावत थे। रोज सवेरे 5 बजे ही सोटा मार उठावत थे, और काजू किशमिश गरी छोहारा रोज रोज चबावत थे। और उसके बाद क्या, बहुत ही रोया लड़का लेकिन टीवी देखन नहीं दिया। बहुत ही रोया लड़का लेकिन टीवी देखन नहीं दिया, और अगर कहीं खेलत दिख जाए वहीं जगह लतियावत थे। और अगर कहीं खेलत दिख जाए वहीं जगह लतियावत थे। ऐसे बड़का नहीं बन गवा झोंक दिए थे जान की, बिटवा इंजीनियर है। ऐसे बड़का नहीं बन गवा झोंक दिए थे जान की, बिटवा इंजीनियर है। शुक्ल जी चले हैं सीना तान की, बिटवा इंजीनियर है। तो अब जो शुक्ला जी के मित्र थे, उनको थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील हुआ। तो उन्होंने कहा कि लड़का तो इनका भी हमारे लड़के के साथ घूमता था, थोड़ी बुराई की जाए। तो उन्होंने कहा कि बेटा तो आपका भी बड़ा नालायक था, शरारती था, यहीं गांव में घूमा करता था। तो उसके बाद शुक्ला जी क्या कहते हैं, ऐसी बात नहीं है भैया, ऐसी बात नहीं है भैया, लड़का बहुत ही लायक था। ऐसी बात नहीं है भैया, लड़का बहुत ही लायक था। और दिन भर पढ़ के थका रहत, पर संझा पैर दबावत था। और दिन भर पढ़ के थका रहत, पर संझा पैर दबावत था। और संग रहा तोहरे लड़का के, पर ना कौनो छाप पड़ी। संग लगा तोहरे लड़का के, पर ना कौनो छाप पड़ी। और फेल हो गवा पूत तुम्हारा, हमारा टॉपर आवत था। फेल हो गवा पूत तुम्हारा, हमारा टॉपर आवत था। बेइज्जती यहाँ पे नहीं रुकेगी। फेल हो गवा पूत तुम्हारा, हमारा टॉपर आवत था। अरे तुम्हारा लड़का घर घर टहरत, हमारा गांव भरे की शान की, बिटवा इंजीनियर है। शुक्ल जी चले हैं सीना तान की, बिटवा इंजीनियर है। अब शुक्ला जी के दोस्त को जो था, उनको थोड़ा मिल गया उनको खाने भर का, तो वो चले गए बेइज्जती सह के। उसके बाद शुक्ला जी को बाद में खबर आती है कि लड़का को वो इंजीनियरिंग करने तो भेज दिए हैं,
लेकिन उसकी आदतें खराब हो गई हैं। वो कमरा में अपने जो है व्यसनों के चक्कर में पड़ गया है, वो मदिरा वदिरा पी के पड़ा रहता है। तो अब शुक्ला जी उसके बाद बड़े परेशान होते हैं। आजकल इंजीनियरिंग में ये चीजें आम हो गई हैं और ये बहुत ही चिंता की बात है। तो फिर पुरुषों का यही होता है कि जब तक अच्छा होता रहता है तब तक वो खुद पे उभर लेते हैं, और जैसा ही कुछ बुरा होता है सारी जिम्मेदारियां घर की जो महिलाएं होती हैं उन्हीं के ऊपर डाल देते हैं। तो इस केस में भी ऐसा ही है। शुक्ला जी अपने घर जाते हैं और अपनी जो शुक्लाएं जी रहती हैं फिर उनके ऊपर खींच निकालना चालू करते हैं। कहते क्या है, कहे रहे तुमका, कहे रहे तुमका लड़कन से इतना लाड नहीं करते, कहे रहे तुमका लड़कन से इतना लाड नहीं करते, और देखो लड़वाना तुम्हारी कननी के चलते, कह रहे तुमका लड़कन से इतना लाड नहीं करते, अब देखो लड़का बिगड़ गवाना तुम्हारी कननी के चलते। और यहाँ धनिया बेच बेच के कलुआ दूध दुई कोठी खड़ी किया, यहाँ धनिया बेच बेच के कलुआ दूध दुई कोठी खड़ी किया, और हमरे लायक एक कमरा में दारू पी के पड़े रहे, हमारा लायक एक कमरा में दारू पी के पड़े रहे, खेला सारा पलट गवा है, ताकत में है जान की बिटवा इंजीनियर है, स्कूल जी बड़े हैं परेशान की बिटवा इंजीनियर है, बच लो भगवान की बिटवा इंजीनियर है, जय जय सीताराम की बिटवा इंजीनियर है। अगर आप लोगों के पास समय हो तो, या आप आज्ञा दे तो एक कविता और सुनाना चाहूंगा। जरूर जरूर, प्रस्तुत कीजिए। तो पिछली बार भी मैंने हिंदी कैसी थी, ऑनलाइन में सही बोले तो उतना रस नहीं आता, आप लोग को भी पता होगा। लोगों के बीच कहने का और बीच में हो सुनने का जो मजा होता है वो ऑनलाइन में नहीं होता है फिलहाल। तो जब भी मैं कविताएं सुनाता हूँ तो मेरी कविताओं में एक प्रेम संबंधित कविता जरूर होती है। तो बस उसी तरीके की एक कविता है जिससे मैं अंत करूंगा। ये कविता प्रदर्शित करती है एक एक अलग तरीके के प्रेम को। आप समझिए, बहती हुई नदी को जब किसी रुके हुए पत्थर से प्रेम हो जाता है तो उस प्रेम की परिणति किस स्वरूप में होती है और उसका क्या प्रभाव होता है, इसको दिखाती हुई एक कविता है। ये कविता मैंने श्री जयशंकर प्रसाद जी से प्रभावित होकर लिखी थी, छायावाद की शैली में। तो शुरू करूंगा। एक अल्हड़ चंचल युवा नदी, एक अल्हड़ चंचल युवा नदी उद्गम से उतरी अभी अभी, एक अल्हड़ चंचल युवा नदी उद्गम से उतरी अभी अभी, सुनकर लहरों का मधुमय स्वर आसक्त हुआ एक जड़ पत्थर। एक अल्हड़ चंचल युवा नदी उद्गम से उतरी अभी अभी, और सुनकर लहरों का मधुमय स्वर आसक्त हुआ एक जड़ पत्थर। सरिता का रौरव वेग देख एक पल उसका निश्चय डोला, पर प्रेम विवश था बेचारा, आखिर आहें भरकर बोला। सरिता का रौरव वेग देख एक पल उसका निश्चय डोला, पर प्रेम विवश था बेचारा, क्या करता, आखिर आहें भरकर बोला, हे देवी, हे देवी, हे अविरल सरिता, हे देवी, हे अविरल सरिता, मैं जड़ हूं और तुम हो जीवटता। हे देवी, हे अविरल सरिता, मैं जड़ हूं तुम हो जीवितता, पर मेरा प्रेम बड़ा निश्चल, उतना ही जैसा तेरा शीतल जल। अब तुम अपना लो या ठुकरा दो, यह प्रणय निवेदन तुम पर है, पर आजन्म तुम्हारा मेरे अंतस्थल से तुमको चाहूंगा पल प्रतिपल। आजन्म मेरे अंतस्थल से चाहूंगा तुमको पल पल प्रतिपल। सरिता थोड़ी सी शर्माई, सरिता थोड़ी सी शर्माई, फिर एक लहर उठकर आई, भरपूर भिगोया पत्थर को, घाटी में सरागिनी छाई। सरिता थोड़ी सी शर्माई,
फिर एक लहर उठकर आई, भरपूर भिगोया पत्थर को, घाटी में स्वरागिनी छाई। दोनों खुश थे, दोनों खुश थे, दोनों खोए, उस पल में प्रेम अनंत हुआ। पर हाय विधाता, अगले ही क्षण में वियोग का दंश हुआ। दोनों खुश थे, दोनों खोए, उस क्षण में प्रेम अनंत हुआ। पर हाय विधाता, अगले ही क्षण में वियोग का दंश हुआ। क्योंकि वो सरिता थी, वो सरिता थी अविरत गामी, बहना उसकी मजबूरी थी। वो सरिता थी अविरत गामी, बहना उसकी मजबूरी थी। पत्थर भी गौरव का प्रतीक, उसकी भी दृढ़ता बहुत जरूरी थी। पत्थर भी गौरव का प्रतीक, उसकी भी दृढ़ता बहुत जरूरी थी। और जो गर्जा करती शिखरों से, जो गर्जा करती शिखरों से बिरहन बेचारी मौन हुई। जो गर्जा करती शिखरों से विरहन बेचारी मौन हुई। और विकराल वेग निर्झर से उपजी स्वरिता शिथिल मंद और गौण हुई। ये कविता मैंने लिखी थी जब मैं पहाड़ों पर था। वहां पे यही होता है कि पत्थरों से बहती हुई नदी आती है और आखिर में मैदानों में मंद पड़ जाती है। तो इसी से है कि विकराल वेग निर्झर से उपजी सरिता मैदानों में बहुत पर शिथिल मंद और गौण हो जाती है। पर पत्थर भी, पत्थर बेचारा प्रेम विवश तिल तिल धारा के संग बहा। पत्थर भी, पत्थर बेचारा प्रेम विवश तिल तिल धारा के संग बहा। और जो अटल अजेय रहा अब तक, सरिता के संग मौरंग रहा। पत्थर नदी के साथ बहते बहते रेत के रूप में मैदानों में आ जाते हैं। तो इसे आप समझ सकते हैं कि सरिता के प्रेम में वह टूटते टूटते रेत के रूप में सरिता के साथ बहकर आ जाता है। पर इतने पे भी चीजें खत्म नहीं होती। पर निष्ठुर विधिना को शायद इतना भी सुख मंजूर न था। पर निष्ठुर विधिना को शायद इतना भी सुख मंजूर न था। वो रेत भी खींच ली गई नदी की गोद से। वो रेत भी खींच ली गई नदी की गोद से। पर इसमें पत्थर का कोई कसूर न था। रेत भी खींच ली गई नदी के गोद से, उसमें पत्थर का कोई कसूर न था। उस रेत से शिवलिंग बने, मंदिर बने, प्रसाद बने, आशियाने बने। और क्या होता है, रेत भी खींच ली गई नदी की गोद से, उससे मूर्तियां बनी, शिवलिंग बने, आशियाने बने। पर इसमें पत्थर का कोई कसूर न था। अब होता क्या है, नदी अपने मार्ग में आगे बढ़ जाती है। वो अलग हुए एक दूसरे से, वो अलग हुए एक दूसरे से, पर प्रेम अभी भी बाकी है। वो अलग हुए एक दूसरे से, पर प्रेम अभी भी बाकी है। हर वर्ष बाढ़ में बढ़ती है सरिता, हर वर्ष बाढ़ में बढ़ती है सरिता, और शिव की मूरत नहलाती है। वो अलग हुए एक दूसरे से, पर प्रेम अभी भी बाकी है। हर वर्ष बाढ़ में सरिता अब भी शिव की मूरत नहलाती है। मीठे पानी की सरिता खारे रत्नाकर से मिल जाती है। मीठे पानी की सरिता खारे रत्नाकर से मिल जाती है। पर अंतिम लहरें, पर अंतिम लहरें मरने को फिर से रेत पर वापस आती है। अंतिम लहरें मरने को फिर से रेत पर वापस आती हैं। मानो प्रियतम का अंतिम आलिंगन कर वह प्रेम का आखिरी वचन निभाती है, वह प्रेम का आखिरी वचन निभाती है। आप सभी को धन्यवाद और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निश्चय ही शुक्ला जी, आपने जिस तरह ग्रामीण पृष्ठभूमि को चित्रित किया वो सराहनीय है। और आपकी वह प्रियतमा की भी कहानी बहुत ही, प्रियतमा से इंस्पायर्ड जो आपने सुनाया वो भी काफी सराहनीय है। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति आपकी। अब एक शायर की 4 पंक्तियों से मैं अमित कुमार मिश्र का स्वागत करता हूँ। कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। स्वागत अमित कुमार मिश्र, आप अपनी प्रस्तुति प्रदान करें। आप सभी को
आप सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। और आज जो मैं कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, इसका शीर्षक है घाटी के दिल की धड़कन। और जाहिर सी बात है, जब मैंने ये कहा कि घाटी के दिल की धड़कन, तो मतलब ये कश्मीर से है। और इसके रचयिता श्री हरिओम पवार है। बहुत लोगों ने, आप लोगों ने इसको यूट्यूब पे सुना होगा, तो एक बार पुनः मेरे मुख से सुनिए। दो बातें कहूंगा। पहली बात कि साल 1992 में मेरा जन्म हुआ था और मेरा जन्म जम्मू में हुआ था। और मैंने जब पिछले साल 2 साल पहले की घटना है, मैंने अपने माता से पूछा कि माता मुझे ये बताइए कि ये जो कश्मीरी पंडित थे इनके साथ क्या हुआ था। तो माता ने मुझे बताया कि एक रात हम लोग सोकर के जब उठे तो हमने क्या देखा कि कुछ लोग जो कि देखने में एकदम गोरे चिट्टे हैं, एकदम गोरे हैं वो देखने में, उन्होंने कुछ अलग तरह की पोशाक पहन रखी है। हिंदुस्तानी तो वैसे नहीं लगते वो, कि हम हिंदुस्तानी जल्दी सांवले होते हैं, तो वो बहुत गोरे थे वो। और वो 14 डिग्री टेम्परेचर से आ गए थे 40 डिग्री में। तो ये फर्क उन्होंने बताया। और वो जम्मू के सड़कों के टेंटों में रह रहे थे। तो जब मैंने इस चीज को सुना तब मुझे समझ में आया कि एक देश में, आप कितनी शर्म की बात है कि एक देश में जहां लोकतंत्र है, सरकार है, सेना आपकी है, सब पुलिस हमारी है, व्यवस्था हमारी, संविधान हमारा है, तो कुछ ऐसे लोगों को देश से उनके घर से निकाल दिया जाता है जो कि वहां के रहने वाले थे, कश्यप ऋषि की जो संतानें थे। तो मेरी कविता उन्हीं पे आधारित है। चलिए, अगर मेरा दिल आपसे मिलता है तो सुनिएगा, मैं पढ़ता हूं। कश्मीर जो खुद सूरज के बेटे की राजधानी थी, डमरू वाले शिव शंकर की जो घाटी कल्याणी थी। कश्मीर जो इस धरती का स्वर्ग बताया जाता था, इस मिट्टी को दुनिया भर में अर्घ चढ़ाया जाता था। कश्मीर जो भारत की आंखों का तारा था, कश्मीर जो लाल बहादुर को प्राणों से प्यारा था। कश्मीर जो डूब गया था अंधी गहरी खाई में, फूलों की खुशबू रोती थी मरघट की तन्हाई में, फूलों की खुशबू रोती थी मरघट की तन्हाई में। ये अग्नि गंधा मौसम की बेला थी, गंदों के घर में बंदूकों के मेले थे। मैं भारत की जनता का संबोधन हूँ, आंसू के अधिकारों का उद्बोधन हूँ। इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाता फिरता था, इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाता फिरता था। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी की दिल की धड़कन गाता फिरता था। हमने नारों में गाया था सब कश्मीर हमारा है। अब ये समझने वाली बात है कि जब हम लोग हमेशा बोलते थे कश्मीर हमारा भाग है, जीवन में कोई गया बोला कश्मीर इज आवर इंटीग्रल पार्ट, कश्मीर हमारा भाग है। एक चीज बताइए मुझे, यदि एक पिता है, उसके 4 बेटे हैं, तो क्या बेटे आपस में रोज बोलते हैं ये मेरा पिता है, ये मेरा पिता है, ये मेरा पिता है? वो लोग कभी ऐसा नहीं करते कि मेरा पिता है, वो सब जानते हैं मेरा पिता है। तो ऐसा बोलने की जरूरत क्यों थी? तो सुनिए, हमने नारों में गाया था सब कश्मीर हमारा था, छूकर देखा तो हिमचोटी के नीचे अंगारा था। कश्मीर था जहां तमंचे थे केसर की क्यारी में, कश्मीर था जहां रुदन था बच्चों की किलकारी में। कश्मीर था जहां तिरंगे झंडे फाड़े जाते थे, 47 के बंटवारे के घाव उभारे जाते थे। कश्मीर था जहां हौसलों के दिल तोड़े जाते थे, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे। अपहरणों की रोज नई कहानी होती थी, भक्ति मैया वहां पानी पानी होती थी। झेलम की लहरें थी आंसू ही लगती थी, गजलों की बहरें भी आंसू लगती थी। मैं आंखों के पानी को ललकार बनाता फिरता था, मैं आंखों के पानी को ललकार बनाता फिरता था। मैं घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था। कश्मीर था जहां गर्द में चंदा सूरज तारे थे, झरनों का पानी रक्तिम था झीलों के अंगारे में। कश्मीर था जहां फिजाएं घायल दिखा करती थी, जहां राशिफल घाटी के संगीनें लिखा करती थी। कश्मीर था जहां विदेशी समीकरण कहलाते थे, गैरों के झंडे भारत की धरती पर लहराते थे। कश्मीर था जहां राष्ट्रगान शर्मिंदा था, भारत मां को गाली देकर खलनायक भी जिंदा था। कश्मीर था जहां देश का शीश झुकाया जाता था, गूंगा बहरा उड़े सिंहासन था, लूले लंगड़े संकल्पों का भाषण था। फूलों का आंगन लाशों की मंडी थी, अनुशासन का पूरा दौर शिखंडी था। मैं इस कोड़ी कायरता की लाश उठाता फिरता था, मैं इस कोड़ी कायरता की लाश उठाता फिरता था। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था। हमको 2 आंसू नहीं आते थे किसी अनहोनी पे, पल दो पल चर्चा होती बहुत बड़ी अनहोनी पे। राजमहल को शर्म नहीं थी घायल होती छाती पे, भारत मुर्दाबाद लिखा था श्रीनगर की छाती पे। मन करता था फूल चढ़ा दूं लोकतंत्र की अर्थी पे, भारत के बेटे निर्वासित होते थे अपनी धरती पे, बेघाटी से खेल रहे थे गैरों के बलबूते पे। जिनकी नाक टिकी रहती थी पाकिस्तानी जूतों पे, जिनकी नाक टिकी रहती थी पाकिस्तानी जूते पे। जुगनू को बैसाखी देकर चंदा बना रहे थे वो, फिर भी खून सने हाथों को न्योता था दरबारों का, जैसे सूरज की किरणों को कर्जा हो अंधियारों का।
कुर्सी भूखी थी नोटों के थैली की, कुलवंती दासी होती गई थी रखेलों की, घाटी आंधी हो गई थी खूनी खेलों की। बहुत जरूरत थी आज सरदार पटेलों की, बहुत जरूरत थी आज सरदार पटेलों की। जब चौराहे पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, जब भारत की मर्यादा के मंदिर खंडित होते हों, जब क्रस भारत के नारे लिखे हों गुलमर्गों की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, अब केवल आवश्यकता थी हिम्मत की खुददारी की। 56 इंची सीने से ही आशा थी दमदारी की, संविधान को बदल दिया है घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। जिनको भारत की धरती ना भाती हो, भारत के झंडे से बदबू आती हो, जिन लोगों ने माँ का आंचल फाड़ा हो, दूध भरे सीने से चाकू गाड़ा हो, मैं उनको चौराहों पर फांसी चढ़ाता फिरता था, मैं उनको चौराहों पर फांसी चढ़ाता था फिरता, मैं घायल घाटी की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी की धड़कन गाता फिरता था। अमरनाथ को गाली दी थी भीख मिले हथियारों ने, चांद सितारे टांक दिए थे खून लिपि दीवारों ने, इसीलिए नाकाम रही थी कोशिश सभी उजालों की। ये सब कठपुतली थे रावलपिंडी वालों के, अंतिम में चुनौती दे दो सीमा पार पड़ोसी को, लीडर कायरता न समझे सिंहों की खामोशी को। हम अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है, अब हमको दुनिया का भूगोल बदलना आता है। दुनिया के सरपंच हमारे थानेदार नहीं लगते, भारत की प्रभुसत्ता के वो ठेकेदार नहीं लगते। तीर अगर हम 3 कमानों से पाले छोड़ेंगे, जैसे ढाका तोड़ दिया है लाहौर का रची तोड़ेंगे। आंख मिलाओ दुनिया के दादाओं से, क्या डरना अमेरिका के आकाओं से। भारत अपने बाजू तुम बलवान करो, 5 नहीं 100 एटम बम निर्माण करो, 5 नहीं तुम ऐसा एटम बम निर्माण करो। मैं भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने निकला हूँ, मैं भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने निकला हूँ। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बहुत ही सुंदर प्रस्तुति अमित मिश्रा। किसी ने अगर आप मेरे को एक मौका दे तो जो एक गीत भी प्रस्तुत करना चाहूंगा। दो पैराग्राफ का गीत है, 2 पैरा गीत है, तो क्या मेरे को मौका मिलेगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो गीत है ये मैं बचपन में मेरे विद्यालय में हुआ करता था, और क्योंकि मैं विद्यालय में अपना हारमोनियम बजाता था तो मैं ही संचालक था, तो मेरे ही तले ये गीत हुआ करता था। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचित ये कविता है और इसको गीत के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जरा सुनिएगा। जय जन भारत जन मन अभिमत, जन गणतंत्र विधाता, जन गणतंत्र विधाता। गौरव भाल हिमालय उज्ज्वल, हृदय हार गंगा जल। कटि विंध्याचल सिंधु चरण तल, महिमा शाश्वत गाता। हरे खेत लहरे नद निर्झर, जीवन शोभा उर्वर। विश्वकर्म रत कोटि बाहुकर, अगणित पद ध्रुव पथ पर। प्रथम सभ्यता ज्ञाता, श्याम धनित गुण गाता। जय नव मानवता निर्माता, सत्य अहिंसा दाता। जय हे जय हे जय हे शांति अधिष्ठाता। जय जन भारत जन मन अभिमत, जन गणतंत्र विधाता, जन गणतंत्र विधाता। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। किसी ने क्या खूब कहा है, उस खुदा को अपना बनाने की चाहत थी, इस दुनिया में अपना आशियां बनाने की ख्वाहिश थी। घर से तो निकले थे चांद छूने के इरादे से, मगर नसीब में हमारे अनजानी राहें। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज के अगले प्रतिभागी द्रवेश यादव को कविता सुनाने के लिए निमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांग। उम्मीद है मेरी आवाज आ रही होगी। हाँ। मेरी कविता का शीर्षक है एक नया अध्याय। पिछले कुछ समय से हम सभी ने बहुत ही नकारात्मकता देखी है अपने आसपास, तो मेरी ये कविता एक प्रयास है। मैं थोड़ी सकारात्मकता हम सभी के बीच में इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो शुरू करता हूँ। एक नया अध्याय लिखूंगा, एक नया आगाज लिखूंगा, एक नया अध्याय लिखूंगा, एक नया आगाज लिखूंगा। इस नई दुनिया के पन्नों में अपना भी मैं एक नाम लिखूंगा।
अपने जीवन के पल पल में, अपने जीवन की हलचल में, अपने जीवन के पल पल में, अपने जीवन की हलचल में नदी की शीतल धार नहीं, सागर का तूफान लिखूंगा। समतल उपजाऊ खेत नहीं, समतल उपजाऊ खेत नहीं, जो हवा से उड़ जाए रेत नहीं, जो बदल दे हवा के रुख को ही, हिम की ऐसी चट्टान लिखूंगा। कोयले की छोटी खान नहीं, खेतों में उगता धान नहीं, कोयले की छोटी खान नहीं, खेतों में उगता धान नहीं, जो आसमान को चीर के निकले, ऐसा उड़ता कोई यान लिखूंगा। आंसू की बहती धार नहीं, आंसू की बहती धार नहीं, जीवन में केवल प्यार नहीं, आंसू की बहती धार नहीं, जीवन में केवल प्यार नहीं, हर पल लड़ने की चाहत में मरने वाला हथियार लिखूंगा। सावन की वो बरसात नहीं, बूंदों की वो शुरुआत नहीं, सावन की वो बरसात नहीं, बूंदों की वो शुरुआत नहीं, सबके दिल को जो दहला दे, बिजली का ऐसा वार लिखूंगा। एक नया अध्याय लिखूंगा, एक नया आगाज लिखूंगा। लिख दी है उसने किस्मत तो उस पे फिर से एक बार लिखूंगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद द्रवेश जी इतनी खूबसूरत प्रस्तुति के लिए। धन्यवाद। अब हम आज की अगली पेशकश के लिए सुधांशु सर को स्वरचित कविता जिसका शीर्षक है भारतीय विज्ञान संस्थान गांधीनगर पढ़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। लगता है सुधांशु सर उपस्थित नहीं है शायद, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं फिर से। सारा जनसमूह मातृभाषा की चेतना में ओतप्रोत हो चुकी है और इसी चेतना को दृढ़ता प्रदान करने हेतु मैं एसके ब्रह्मन सर को हिंदी की 2 पंक्तियों के साथ कविता सुनाने के लिए बुलाना चाहूंगा। वक्त से पहले ही वो हमसे रूठ गई है, वक्त से पहले ही वो हमसे रूठ गई है, बचपन की मासूमियत न जाने कहाँ छूट गई है, बचपन की मासूमियत न जाने कहाँ छूट गई है। स्वागत सर, एसके ब्रह्मन सर, आप अपनी प्रस्तुति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय, और आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छी कविताएं और रचनाएं सुनने को मिली हैं आज, शिवम, अमित और बाकी सब, और अभी तो कतार बहुत लंबी है। बहुत अच्छा लगता है ये जोश और ये उमंग देख के। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है बच्चों सी मासूमियत मांगता हूँ, है ना। अभी आपने ये कार्यक्रम जो चल रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक प्यारी सी बच्ची जानाक्षी दिख रही है ना। तो बच्चों की मासूमियत जो होती है ये अलग ही होती है, और जब हम छोटे होते हैं तो बहुत जल्दी होती है बड़े होने की, और जब बड़े होते हैं तब लगता है कि यार बच्चे थे तो अच्छे थे, है ना। तो जिंदगी की आपाधापी में किस तरह से हम बचपन के दिनों को याद करते हैं, बचपन की जो हमारी मासूमियत होती है उसको मिस करते हैं, है ना, उसकी कमी खलती है हमें। तो बस उन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत है ये मेरी स्वरचित कविता बच्चों सी मासूमियत मांगता हूं। तो आप सबका ध्यान चाहूंगा कि बच्चों सी मासूमियत मांगता हूं, उनकी तरह बेफिक्र होकर सोना चाहता हूं। बच्चे जैसे सोते हैं तो कैसे निश्चिंत होकर सोते हैं, कोई चिंता नहीं, उनको कोई तनाव नहीं होता उनके चेहरे पे, है ना। तो बच्चों सी मासूमियत मांगता हूं, उनकी तरह बेफिक्र होकर सोना चाहता हूं। थक गया हूं बहुत झूठी मुस्कुराहटों से, थक गया हूं बहुत झूठी मुस्कुराहटों से, बेझिझक एक बार अब रोना चाहता हूं। तो हम बड़े हो जाते हैं, हमारा
अहम जो है, अहंकार जो है वो भी बड़ा हो जाता है। हम अपनी तकलीफें भी किसी को नहीं बता पाते हैं, अपना दुख जो होता है वो किसी के साथ बांटना नहीं चाहते, है ना, अपना मन हल्का करना नहीं जानते। बच्चे हैं, पल में रोएंगे, पल में हंसेंगे, खुश रहेंगे। तो बच्चों से मासूमियत मांगता हूं, उनकी तरह बेफिक्र होकर सोना चाहता हूं। थक गया हूं बहुत झूठी मुस्कुराहटों से, बेझिझक एक बार अब रोना चाहता हूं। बिखर सी गई है जिंदगी हसरतों को पाने में, वापस वो अपना टूटा हुआ खिलौना चाहता हूं। बच्चों से मासूमियत मांगता हूं, उनकी तरह बेफिक्र होकर सोना चाहता हूं। घिर गया हूं बहुत जिंदगी के सवालों से, घिर गया हूं बहुत जिंदगी के सवालों से, फिर से घर में वो अपना एक कोना चाहता हूं। बच्चों से मासूमियत मांगता हूं, उनकी तरह बेफिक्र होकर सोना चाहता हूं। गंवा दिया है वक्त बहुत, गंवा दिया है वक्त बहुत, वक्त से आगे निकलने की चाह में, अब हर पल को अपने संजोना चाहता हूं। जिंदगी की उधेड़ बुन में, जिंदगी की उधेड़ बुन में मानो जीना ही भूल गया, सांसों की हर डोर में उमंग फिर पिरोना चाहता हूं। बच्चों से मासूमियत मांगता हूं, उनकी तरह बेफिक्र होकर सोना चाहता हूं। आज फिर रंगों की सोहबत को दिल चाहता है, फिर बारिश में खुद को भिगोना चाहता हूं। खुशी न दौलत में मिली न दिखावे में, खुशी न दौलत में मिली न दिखावे में, सादगी से फिर किसी का होना चाहता हूं। बच्चों से मासूमियत मांगता हूं, उनकी तरह बेफिक्र होकर सोना चाहता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए। अगली प्रतिभागी 9 वर्ष की बालिका, जो कि मैं आशा करता हूं कि भविष्य में जन चेतना के सही राह प्रदान करेगी। ऐसी ही बालिका जनाक्षी को हम सभी गुंजायमान करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें और इनकी मधुर आवाज में लीन हो हम अपने ममत्व की आंचल के विस्मित हो जाए। मेरा नाम जनाक्षी वैष्णव है। आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस अवसर पर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को एक कविता सुनाना चाहती हूँ, जिसका नाम है एक कविता हर माँ के नाम। घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ी हुई, तेरी ममता की छांव में जाने कब बड़ी हुई। काला टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसा है, मैं ही मैं हूँ हर जगह, प्यार ये तेरा कैसा है। सीधी सादी भोली भाली मैं ही सबसे अच्छी हूँ, जाने कितने भी हो जाऊं बड़ी, माँ मैं आज भी तेरी बच्ची हूँ, माँ मैं आज भी तेरी बच्ची हूँ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति जनाक्षी, बहुत सुंदर रचना थी आपकी। तो अगले प्रतिभागी को बुलाते हैं। अगली प्रतिभागी है शिवानी शर्मा, जो एक कविता सुनाने जा रही हैं। शीर्षक है अनुभव से अनुभूति गहरी चीज होती है। आइए हम सभी इनकी मधुर आवाज में इस विषय की अनुभूति करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और ये मेरी स्वरचित कविता है जिसका शीर्षक है अनुभव से अनुभूति गहरी चीज होती है। क्योंकि बहुत बार हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि कुछ चीज जो है आप समय के साथ सीखेंगे, अनुभव के साथ सीखेंगे, लेकिन जब भी हमें किसी की पीड़ा अनुभव करने का वक्त आता है तो हम अक्सर कहते हैं कि हम सहानुभूति जताना चाहते हैं। तो वो सह प्लस अनुभूति, वहां पे जो है हम उस चीज का क्षण भर में हम किसी की पीड़ा का अनुभव जब हम कर लेते हैं तो उसे हम अनुभूति कहते हैं। तो उसी से प्रभावित होकर ये कविता लिखी है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। अनुभव से अनुभूति गहरी चीज होती है। अनुभव है क्या? संवेदना और कल्पना से जनित सत्य, अंतर्मन के तम में प्रसूत ज्वलंत प्रकाश, विवशता से उत्पन्न अनुभूति की चीज होती है। अनुभव से अनुभूति गहरी चीज होती है अभ्यंतर विवशता की पुकार, ये है पीर प्रसूत हलाहल की धार, ये डूबते सूरज की अंतिम किरण की अवतार, ये अपनों को खो देने का गम बड़ी चीज होती है। अनुभव से अनुभूति गहरी चीज होती है। संवेदनाओं के जाल से
ये मन कब बच पाया है? अपनों की शाश्वत मृत्यु को क्या कभी कोई भूल पाया है? पर पीर को समझने वाला ही अपना कहलाया है। मृत्यु के डर को भुलाकर जीना जिंदगी भी एक चीज होती है, अनुभव से अनुभूति गहरी चीज होती है। तंद्रल अवस्था में ये जिंदगी एक रंगीन तस्वीर सी नजर आती है। वर्तमान में वह तस्वीर कुछ फीकी सी नजर आती है। आवेश, उत्तेजना, उम्मीद, आस सब एक ही मन के बाशिंदे हैं। फिर अंतिम पलों में क्यों संवेदना ही हमारी मीत होती है, अनुभव से अनुभूति गहरी चीज होती है। और अंतिम पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी कि अनुभव तो समय का मोहताज है, अनुभव तो समय का मोहताज है, किंतु जो क्षण भर में अंतर्मन को झकझोर दे अनुभूति वह दिव्य एहसास। गहनतम में भी कहीं ना कहीं ज्योति की टीस होती है, अनुभव से अनुभूति गहरी चीज होती है। और इसी क्रम में 4 पंक्तियां कुछ अलग विषय पर पढ़ना चाहूंगी। आशा करती हूँ कि आप जुड़ेंगे उन पंक्तियों से और आपको लगेगा कि जिंदगी के किसी सफर में अक्सर हम कुछ पंक्तियां गुनगुनाते हैं तो जिंदगी का सफर कुछ आसान सा लगता है। उसी क्रम में आशा करती हूँ आप जुड़ पाए। तो पंक्तियां कुछ इस प्रकार है कि जिंदगी बहुत छोटी है जी पाने को, गम भूलकर हंसने हंसाने को। जिंदगी बहुत छोटी है जी पाने को, गम भूलकर हंसने हंसाने को। न जाने लोग नफरत कैसे कर लेते हैं, हमारे लिए तो ये पल ही कम है आपके साथ प्यार से बिताने को। जिंदगी बहुत छोटी है जी पाने को। 2 पल भी इसमें कितने मुश्किल से मिल पाते हैं, 2 पल भी इसमें कितने मुश्किल से मिल पाते हैं, वरना यादों से बोलकर ख्वाब रोजाना सो जाते हैं। रिश्ते नहीं टिकते सौदे की बुनियाद पर, शर्तों और प्रवंचना के झूठे आश्वास पर। मोहब्बत की दुनिया में हर पल लगता है छोटा जी पाने को। हर रात रह रह याद आता है साहिल फिर से सहलाने को। सुकून इतना ही सही उससे मिलता है मौका हर ख्वाब में मिल पाने को। जिंदगी बहुत छोटी है जी पाने को, गम भूलकर हंसने हंसाने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना थी आपकी शिवानी। अंतर्मन की व्यथा और सत्य का दर्शन ही अनुभूति होती है। इसी सत्य के साथ अब हमारे बीच सुधांशु सर वापस आ गए हैं, तो मैं उन्हें उनकी स्वरचित कविता जिनका शीर्षक है भारतीय विज्ञान संस्थान गांधीनगर, उन्हें पढ़ने हेतु आमंत्रित करता हूँ। स्वागत करें सुधांशु सर का। स्वागत सर। धन्यवाद सभी का। और सबसे पहले तो सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। और एक चुटकुला आया था मेरे पास कि जिनको 69, 79 और 89 में फर्क नहीं पता लगता, उन सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। ठीक है, तो आशा है आप सभी को फर्क नजर आता होगा। तो कविता के शीर्षक में छोटी सी गलती हो गई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर, मतलब जो हमारी कर्म भूमि है जिसमें हम अभी बैठे हुए हैं, उसके ऊपर ये कविता मैंने लिखी है। और आशा है आप लोग क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं और इस चीज़ को शायद आप अनुभव कर पाएंगे। तो शुरू करता हूँ कविता को कि साबरमती की लहरों पर विद्या का एक भवन है। साबरमती की लहरों पर विद्या का एक भवन है, शिक्षा का एक यज्ञ है, कल के लिए सृजन है। साबरमती की लहरों पर विद्या का एक भवन है, शिक्षा का एक यज्ञ है, कल के लिए सृजन है। निर्माण है मानव का, निर्माण है मानव का, मगर नींव है भविष्य की। निर्माण है मानव का मगर नींव है भविष्य की। यहाँ नीड़ खोज की है और उड़ान है आकाश की। यहाँ नीड़ खोज की है और उड़ान है आकाश की। मानव नहीं मानवता है जन्मती यहाँ पर। मानव नहीं मानवता है जन्मती यहाँ पर। जो सीख राष्ट्र को दे वो सभ्यता यहाँ पर। जो सीख राष्ट्र को दे वो सभ्यता यहाँ पर। गौरव है ये प्रतीक ये, कल के लिए है सीख ये। गौरव है ये प्रतीक ये, कल के लिए है सीख ये। है अमिट छाप इसकी सदियों की प्रेरणा है ये। है अमिट छाप इसकी सदियों की प्रेरणा है ये।
ज्ञान की धारा यहाँ, ज्ञान की धारा यहाँ, कौशल भी यहीं पर है, ज्ञान की धारा यहाँ, कौशल भी यहीं पर है, विज्ञान का मंदिर है ये, तकनीक का घर है, विज्ञान का मंदिर है ये, तकनीक का घर है। कर्म की पूजा यहाँ, कर्म की पूजा यहाँ, लक्ष्य अनुसंधान को, बनते हैं यहाँ नागरिक राष्ट्र के निर्माण को। ईश्वर करे विद्या का ये मंदिर विराट बन सके, ईश्वर करे विद्या का ये मंदिर विराट बन सके, मंदिर के धीर यज्ञ में आहुतियां पड़ती रहें, मंदिर के धीर यज्ञ में आहुतियां पड़ती रहें। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ये गांधीनगर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ये गांधीनगर, भारत का एक गर्व है, विद्या का एक पर्व है। आओ मनाएं पर्व ये, बन जाए जो अभियान एक, आओ मनाए पर्व ये, बन जाए जो अभियान एक, अभियान से साकार हो भारत का हर अरमान एक, अभियान से साकार हो भारत का हर अरमान एक। इसी के साथ मेरी कविता संपन्न होती है। धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति सुधांशु सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रतिभागी है उत्कर्ष सिंह। ये एक भाषण लेकर उपस्थित है। शीर्षक है भारतवर्ष में राष्ट्रभाषा हिंदी की वर्तमान स्थिति एवं महत्व। निश्चय ही अगर हम देखें तो आज हिंदी का बाजारूकरण हो गया है, इसकी शुचिता कहीं लुप्त सी हो रही है। आइए इसी संवाद पर प्रकाश डालने हेतु स्वागत करें उत्कर्ष का। क्या सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? हेलो, सुन पा रहे हैं आप लोग? जी उत्कर्ष जी। तो यहाँ बैठे अतिथि महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को मेरा अभिनंदन है, नमस्कार है। मैं उत्कर्ष सिंह MSc फिजिक्स प्रथम वर्ष का छात्र हूँ और आज मैं आप लोगों के सामने हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की वर्तमान स्थिति एवं महत्व पे अपने भाव व्यक्त करने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं। भारत की पवित्र भूमि विदेशियों से पदाक्रांत थी। उन्हीं की रीति रिवाजों और सभ्यताओं को प्रधानता दी जाती थी। अंग्रेजी पढ़ने, बोलने और लिखने में हमारे भारतीय भाई गौरव का अनुभव करते थे। राज्य के समस्त कार्यों की भाषा अंग्रेजी ही बन गई थी। लेकिन समय का पहिया चलता रहता है, समय बदला, देश के भाग्य ने पलटा खाया। भारतीय साधकों की साधनाएं सफल हुई, फलवती हुई और 15 अगस्त 1947 को देश को स्वाधीनता प्राप्त हुई। और जब देश का संविधान बनने लगा तो प्रश्न यह उठा कि देश की राष्ट्रभाषा कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि बिना राष्ट्रभाषा के कोई भी देश स्वतंत्र होने का दावा नहीं कर सकता। राष्ट्रभाषा समूचे राष्ट्र की आत्मा को शक्ति संपन्न बनाती है। राष्ट्रभाषा से देश के स्वतंत्र अस्तित्व की रक्षा होती है। तो हिंदी दिवस भारत में हिंदी भाषा के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। परंतु ऐसा क्यों है कि हम हिंदी भाषी राष्ट्र में रहते हुए भी हिंदी दिवस मनाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत की मातृभाषा होने के बाद भी हिंदी का उपयोग बहुत कम है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया कि भारत की राजभाषा हिंदी ही होगी और इस निर्णय को महत्व देने के लिए और हिंदी के उपयोग को प्रचलित करने के लिए 1953 के उपरांत प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमें अगर दूसरों की भाषा सीखने का मौका मिले तो अच्छी बात है, परंतु दूसरों की भाषा के चलते मातृभाषा को छोड़ना पड़े तो कहीं ना कहीं हमारे देश की आजादी, हमारे देश का सम्मान खतरे में है। अब ये बताना चाहते हैं कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमें एकता के सूत्र में जोड़ती है। इसकी लिपि वैज्ञानिक है और ये सुबोध है, जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक सभी प्रकार के कार्य व्यवहारों के संचालन की पूरी क्षमता है। भारत कई विधाओं का मिश्रण है, कई भाषाओं का समावेश है। इन सभी भाषाओं में हिंदी को मातृभाषा का दर्जा दिया गया है। हमारे देश की भाषा और संस्कृति हमारे लिए बहुत मायने रखती है। जिस तरह हम तिरंगे को सम्मान देते हैं,
उसी तरह हमें हमारी राष्ट्रभाषा को भी सम्मान देना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदी भाषी हैं। हमारी धार्मिक विभिन्नताओं के मध्य एक हिंदी ही है, एक हमारी मातृभाषा ही है जो हमारी एकता का आधार बनती है। हिंदी दिवस मनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जरूरी है कि हम अपनी राजभाषा को सम्मान दें और हमारी अगली पीढ़ी विदेशी भाषाओं की बजाय हमारी मातृभाषा हिंदी को महत्व दे। मैं अपने भाषण का अंत एक कविता के माध्यम से करना चाहूंगा। तो कविता इस प्रकार है। सम्मान प्यार की भाषा जो है हमें हिंदी सिखाती है। क्या है माँ की परिभाषा हमें हिंदी बताती है। सुबह माँ के भजन हो या रात को दादी की लोरियां, हमारे सपनों का बिस्तर सदा हिंदी सजाती है। तो इसी के साथ आप सभी को हिंदी दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे अपने भाव व्यक्त करने के लिए ये मंच प्रदान किया, इसके लिए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उत्कर्ष। शिव कुमार बटालवी यानी पंजाब का वह शायर जिसके गीत हिंदी में ना आकर भी बहुत लोकप्रिय हो गए। उन्होंने जो गीत अपनी गुम हुई प्रियतमा के लिए कुछ इस तरह लिखा कि जब वो फिल्मों में आई तो मानो हर कोई उनकी प्रियतमों को ढूंढते हुए ही गा रहा हो। उनके गानों में विरह की पीड़ा झलकती है। उन्हीं की दो पंक्तियां हैं कि जोवन रुत्ते जो भी मर्दा, फूल बने या तारा। जोवन रुत्ते जो भी मर्दा, फूल बने या तारा। जोवन रुत्ते आशिक मर्दे या कोई कर्मा वाला। इन्हीं पंक्तियों के से स्वागत करते हैं प्रदीप भैया का शिव कुमार बटालवी के गानों के साथ। स्वागत है प्रदीप भैया का, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय। मेरी आवाज तुम तक आ रही है? जी भैया। ओके, तो आप लोगों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हिंदी शिव कुमार बटालवी जी की कविता शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी कविता है 5-6 लाइनों की, और उसका शीर्षक है राष्ट्रभाषा। और मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि एक लाचार बुढ़िया लकड़ी टेकती हुई एक अंग्रेजी स्कूल के फाटक पे आई। एक लाचार बुढ़िया लकड़ी टेकती हुई एक अंग्रेजी स्कूल के फाटक पे आई। वहां का दृश्य देखा तो चकराई। एक हिंदी का प्रसिद्ध लेखक बाहर बैठा फूट फूट रो रहा था, और भीतर राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान हो रहा था। कि बाहर बैठा फूट फूट रो रहा था और भीतर राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान हो रहा था। चौकीदार बुढ़िया पर घुराया, उसके फटे कपड़ों से अंदाज लगाया और हैसियत देखकर धक्के दिए। इतना अपमान काफी था बुढ़िया के लिए। वो बोली, बाबू ये राष्ट्रभाषा सम्मानित हो रही है, ये अपनों के हाथों अपमानित हो रही है। ये अंग्रेजों के गुलाम, ये तामझाम, ये जगमग करता हुआ मंच। ड्रिंक के बाद लंच के बाद एस के लिए हिंदी के केस। और कब तक फलता रहेगा बबूल और गुलाब, कब तक झरते रहेंगे। अपनी व्यथा किस से कहेंगे। जंजीर की परछाई आज भी मेरे माथे की बिंदी है। अरे बेटा मुझे तो भीतर जाने दे, मेरा ही नाम राष्ट्रभाषा हिंदी है। हर बार की तरह सदाबहार है आपकी प्रस्तुति भैया। तो मेरी एक गुजारिश ये थी कि मैं शिव कुमार बटालवी की दिखाना, मैं आपको एक बड़े हास्य व्यंग्यकारी कवि थे डॉक्टर मणिक वर्मा जी हैं, मैं उनकी एक कविता सुनाना चाहता हूँ। और वो कविता एक सत्ता में बैठे हुए लोगों के ऊपर है कि वो जब सत्ता में बैठते हैं तो उनके संबोधन अपनी जनता के लिए क्या क्या हो जाते हैं। तो उनका पहला संबोधन उनकी कविता के पहले बंद से ये है कि लोकतंत्र के लुच्चों, दगाबाज तुच्चों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, जब हम हार गए तो काहे का इलेक्शन। जिस देश की जनता हो तुम जैसी, वहां काहे की डेमोक्रेसी। भीतर घातियों, जयचंद के नातियों, तुमने अंगूरी पीकर अंगूठा दिखाया है। आज मुझको नहीं मिली महात्मा गांधी को हराया है। हमारी हार BBC लंदन से ब्रॉडकास्ट करवाई, और ये खबर आज तक किसी अखबार में नहीं आई।
और देश को आजादी किसने दिलाई? मांगीलाल और मैंने। और 1000 वर्षों बाद जब आजादी मिली तो और हमें जब मत का अधिकार मिला तो उसके बाद का संबोधन कवि का देखिएगा कि गुलाम से मतदाता बने तो बुद्धि चकराई, कि गुलाम से मतदाता बने तो बुद्धि चकराई, हमारे चेहरे पे सूखा और तुम्हारे चेहरे पे मलाई, पशु मेले के पोस्टरों। भूल गए वो दिन जब जंगल में उछल कूद करते थे, आसमान धरती पे धरते थे, लंगोटी लगाना भी ढंग से नहीं आया, तुम्हें बंदर से आदमी किसने बनाया? मांगीलाल और मैंने। आगे का बंद देखिएगा कि अंधेरों की अवैध संतानों, हमने तुम्हें नई रोशनी में खड़ा किया और हमें को अंधेरे में तुमने चूना लगा दिया, दुश्मन को ओट और हमको टाटा, एक गाल पे चुम्बन और एक गाल पे चाटा, बहुत अच्छे अब खा लो रबड़ी के लच्छे, ये मुंह और रसगुल्ले, केसरिया दूध के कुल्ले, ऊपर से गांजे की चिलम, भगवान कसम ये दिन तुमको किसने दिखाए? मांगीलाल और मैंने। आगे का संबोधन देखिएगा कि कायरता के कुकर मुत्तों, तुमसे तो बेहतरीन तुम्हारा बाप था, पिछला चुनाव उसी ने हमको जिताया, मतपेटी लेकर ऐसा भागा कि आज तक घर वापस नहीं आया, हमने एड़ी चोटी का जोर लगाया, उसको शिखंडी पुरस्कार किसने दिलवाया? मांगीलाल और मैंने। और आगे देखिएगा कि गीदड़ के आखिरी अवतारों, ये राजनीति तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती है? सत्ता किसी की भी हो जनता हमेशा सताई जाती है, ये राजनीति तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती है? सत्ता किसी की भी हो जनता हमेशा सताई जाती है, खून हमेशा गरीबों का बहा, ये 4 जनों के सामने किसने कहा? मांगीलाल और मैंने। और आगे देखिएगा कि झांसी की रानी कौन था? पूरा पंडाल मौन था, कि झांसी की रानी कौन था? पूरा पंडाल मौन था। एक मतदाता बोला झांसी की रानी था नहीं थी। नेता फौरन घूमकर बोले ये बुद्धि तुमको किसने दी? मांगीलाल और मैंने। कालिदास के कल्लुओं, कभी खोला है वो इतिहास का सुनहरा पन्ना, जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ा, सारे देश को जगाया, हमारे शरीर में भी ऐसा करंट आया कि देश पर मर मिटने के लिए 1 दर्जन बच्चे किसने पैदा किए? मांगीलाल और मैंने। और ये संबोधन है कि कामदेव की कार्बन कापियों, क्या तुम और क्या तुम्हारी औकात, जिस दिन थी तुम्हारी सुहाग रात और अंधेरे में नहीं दिखती थी तुम्हारी लुगाई, तब बिजली की बत्ती किसने पहुंचाई? मांगीलाल और मैंने। और ये विशेष बंद है इस कविता का कि दुनिया के सारे देश हमसे ज्यादा तरक्की कर रहे थे, उनके नाज नखरे हमको अखर रहे थे, हमने भी ऐसा दांव मारा कि सब पे भारी हो गए, सालों से इतना कर्ज लिया कि वो खुद भिखारी हो गए, पिट गया सभी का दीवाला, ये तरक्की का नया फार्मूला किसने निकाला? मांगीलाल और मैंने। और बस लास्ट कविता का ये आखिरी बंद है कि और मांगीलाल तूने इस देश को क्या दिया, जो कुछ किया वो मैंने किया, खटिया तेरी भी खड़ी है बुन ले, और जाते जाते एक शेर सुन ले, तुझसे कोई गिला नहीं है ए आस्तीन के सांप, हमसे ही तुझको खून पिलाते नहीं बना, कि हमसे ही तुझको खून पिलाते नहीं बना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। क्या बात है प्रदीप, यह बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, आपने इस कार्यक्रम में एकदम जान डाल दी। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी है शिवांगी भट्ट, जो कि एक कविता सुनाने जा रही है। शीर्षक है अदृश्य साल। शायद भैया का अभी बटालवी का कविता रह चुका है, तो भैया प्रस्तुत कर सकते। नहीं, आप कर आगे बढ़ाइए। जी, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए अगली प्रतिभागी शिवांगी भट्ट, उनका मैं स्वागत करता हूँ। स्वागत।
शायद शिवांगी भट्ट यहाँ उपस्थित नहीं है, तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि पाथे है प्रवास में, परिचय का सूत्र है, मैत्री को जोड़ने की सांकल है ये हिंदी, पढ़ने व पढ़ाने में सहज है ये सुगम है, साहित्य की असीम सागर है ये हिंदी। इसी पंक्तियों के साथ अगले प्रतिभागी विवेक सिंह को कविता पढ़ने हेतु निमंत्रित करता हूँ। विवेक सिंह, स्वागत आपका। विवेक सिंह। धन्यवाद मृत्युंजय। वंदनीय मां सरस्वती, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अतिथिगण और समस्त मित्रगणों को मेरी राम राम। मेरी आज की कविता का शीर्षक तो आप सभी ने पढ़ ही लिया है, राष्ट्रभाषा की व्यथा। ये योगी बलवंत सिंह द्वारा रचित है। मैं अभी इसको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हिंदी को वनवास दे, अंग्रेजी को राज, हमने 70 साल में कैसा गढ़ा समाज। हिंदी हिंदुस्तान में हुई सेविका आज, पटरानी बनकर यहाँ इंग्लिश करती राज। पकड़ लिया है इस तरह अंग्रेजी का भूत, चढ़ा हुआ हो जिस तरह छाती पर यमदूत। हिंदी के घर में छिपे हैं कुछ चिंदी चोर, जो हिंदी के हाथ को करते हैं कमजोर। हिंदी में है चेतना, हिंदी में है प्राण, हिंदी में है देश का स्वाभिमान सम्मान। हिंदी हो आराधना, हिंदी हो आराध्य, हिंदी साधन साधना, हिंदी ही हो साध्य। हिंदी सूर कबीर हैं, हिंदी है रस खान, आओ सब मिलकर करें हिंदी का उत्थान। मैं अब अंतिम 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिसको न निज भाषा निज देश पर अभिमान है, वह मनुष्य नहीं पशु है, गीता मृतक समान है। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक सिंह। अगले प्रतिभागी है उत्पल पोद्दार, जो एक मध्यम वर्गीय बालक और गीत सुनाने वाले हैं। इन्हीं की एक और प्रस्तुति है जो कि असम के चाय बनाने के कृषकों की करुणा कान है। स्वागत। Okay. First of all, best wishes to all of you guys for today's Hindi Divas. So my first song is all about the story of a middle class family boy who dreams high and never let any circumstances to put him down at any situation. So okay, let's try this. Dorba, ya dorba, ya dorba, ya dorba, दौर भाग वाली मेरी जिंदगी, 2 वक्त की रोटी भी नसीब में नहीं, मेहनत में करूँ दबा के रोज बहुत, कोसता न वक्त को है सब सही, 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 सब सही। किस्मत पे ना चलूं मैं हूँ अलग, चोट खाई काफी फिर भी हुई इधर, गालियों के बाद बस्ती तालिया, इसलिए तो बिना परवाह कर रहा हूँ मैं सफर। है फर्क पड़ता उनको जिनके पास न लक्ष्य कोई, खोई अपनी नींद मैंने पर उम्मीद छोड़ी नहीं, खोई हुई नीयत उनकी जिनके पास ताकत है, मौका मेरा छीना जिसने तुम सब पर लानत है। हर जगह होगा ए जिक्र, लौंडा में था बेफिकर, हर जगह होगा ए जिक्र, लौंडा में था बेफिकर, हर जगह होगा ए जिक्र, लौंडा में था बेफिकर। दौर भा, दौर भा, दौर भा, दौर भा। Okay, my next song is all about the emotions of a Assam tea garden people. Its song is a mixture of 4 languages. It's Hindi, then Bengali, then Uriya, then local Assamese language. So let's try this. Assam dese chai ke bagane gache fole sonaru pare हरियाली चाय के बागान मोरे धोनी
केमने जाबे छाड़ के आसाम हरियाली चाय के बागान मोरे धोनी केमने जाबे छाड़ के आसाम उरी साहबे आने रहे कलगारी में चापाई के घर बारी छाए रे आली बागाने काम करतेले सोना रूपा पातेले साहब गेलो विदेश से घूरी मोरे धोनी जब हमरा कहा रे घूरी हे साहब गेलो विदेश से घूरी मोरे धोनी जब हमरा कहा रे घूरी उरिया मुंडा तेलेंगा माझी मौतार साउरा सबा मिले होए गेलाम आमरा बागानिया नतुना सामिया हरियाली चाय के बागान मोरे धोनी जब हमरा कहा रे घुरी हरियाली चाय के बागान मोरे धोनी जब हमरा कहा रे घुरी दुर्गा पूजा सत पूजा और पूजा आमादेर तार चेये उपरे जो बहाग बिहु आसामेर ए ढोलेर ताले झुमुर नाचे जा मोरे धोनी जब हमरा कहा रे घुरी हे ढोलेर ताले झुमुर नाचे जा मोरे धोनी बिहु बिहु लागछे रे मुर्गा हे ढोलेर ताले झुमुर नाचे जा मोरे धोनी बिहु बिहु लागछे रे मुर्गा। थैंक यू। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति उत्पल। अब मैं आज के अगले प्रतिभागी गौरव शुक्ला को हरिओम पवार की कविता कालाधन पढ़ने के लिए बुलाना चाहूंगा। हरिओम पवार वीर रस के बहुत लोकप्रिय कवि हैं। उन्हीं की 4 पंक्तियों से मैं गौरव शुक्ल का स्वागत करता हूँ। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखता हूँ। हार जाऊं चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखता हूँ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखता हूँ। इसी उम्मीद के साथ मैं गौरव शुक्ल को बुलाना चाहूंगा। स्वागत करता हूँ गौरव शुक्ल का उनकी कविता पाठ के लिए। स्वागत गौरव शुक्ल। सभी को नमस्कार, शुक्रिया। सारे आदरणीय एवं मेरे साथीगण, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिओम पवार जी की कविता पढ़ने से पहले एक छोटी सी चंद पंक्तियों की कविता माँ के ऊपर मैंने लिखा है, तो मैं अनुमति चाहूंगा आप लोगों की। अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं वो चंद पंक्तियां सुनाना प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो माँ, मैया, अम्मा, माता और माई, ना जाने कितनी यादें हैं इनमें समाई। खाने के डब्बे की सुवास और मिठाई, ना जाने कितनी खुशियां थी लाई। तुम्हारे हाथ की रोटी और दूध की अतिरिक्त मलाई, मेरी गलतियों पर मेरी जोरदार सुताई। संस्कृति, संस्कार और दूसरों की भलाई, हर वेद की विद्या तुझमें है समाई। तेरे जीवन में ना जाने कितनी समस्याएं हैं आई, लड़ना हमें सिखाकर तुमने जीत है दिलाई। जीवन के अस्थिर और दुर्गम मार्ग पर तुमने जीने की सही दिशा है दिखाई। पिता का सम्मान और स्वाभिमान हो तुम, हमारे जीवन के संस्कारों की शान हो तुम। जीवन के अस्तित्व का आधार हो तुम, हर पीड़ा और समस्या का समाधान हो तुम। सत्य और निष्ठा का अनुसंधान हो तुम, दुर्गम पथ का सुगम समाधान हो तुम। मन की व्यथा और परेशानी का निवारण ही तुम हो, हमारे जैसे लोगों की दैवीय उदाहरण हो तुम। धन्यवाद। इसके अतिरिक्त हरिओम पवार जी की जो कविता, जिसके जो मैंने मूलतः आप लोगों को नाम दिया था, वो काले धन के ऊपर उन्होंने अपनी प्रस्तुतिकरण दिया है। तो वो इस प्रकार है। मैं अदना सा कलमकार हूँ, घायल मन की आशा का, मुझको कोई ज्ञान नहीं है छंदों की परिभाषा का। जो यथार्थ में दिख रहा है मैं उसको लिख देता हूँ, कोई निर्धन चीख रहा है मैं उसको लिख देता हूँ।
मैंने भूखों को रातों में तारे गिनते देखा है, भूखे बच्चों को कचरे में खाना चुनते देखा है। मेरा वंश निराला का है, मेरा वंश निराला का है, स्वाभिमान से जिंदा हूँ। निर्धनता और काले धन पर मन ही मन शर्मिंदा हूँ। जहाँ हुकूमत का चाबुक कमजोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम आदम घोर दिखाई देता है। जिनके सर पर राजमुकुट है वो सरताज हमारे हैं, जिनके सर पर राजमुकुट है वो सरताज हमारे हैं। जो जनता से निर्वाचित हैं नेता आज हमारे हैं। इसीलिए अब दरबारों से केवल एक निवेदन है, काले धन का लेखा जोखा देने का आवेदन है। पूरी संसद काले धन पर मौन साध कर बैठी है। शुक्र करो कि जनता अब तक हाथ बंद कर बैठी है। झोपड़ियों को सौ आंसू रोज रुलाना बंद करो, सेंसेक्स पर नजरें रख के देश चलाना बंद करो। जिस दिन भूख बगावत वाली सीमा पर आ जाती है, उस दिन भूखी जनता सिंहासन को भी खा जाती है। काला धन जो धन है जिसका टैक्स बचाया जाता है, अक्सर ये धन सात समुंदर पार छुपाया जाता है। काले धन की अर्थव्यवस्था पूरा देश रुलाती है, झोपड़पट्टी के बच्चों को खाली पेट सुलाती है। बॉलीवुड की आधी दुनिया काले धन पर जिंदा है। चुपके चुपके चोरी चोरी 2 नंबर का धंधा है। जब वट पैसे से बनती थी तो वे बिल में काली थी। नैतिकता की संपो शक्ति शुभ संदेशों वाली थी। हम काले धन वालों का धन धाम नहीं पा सकते हैं। बहुत सुंदर पंक्तियां, ध्यान से सुनिएगा। हम काले धन वालों का धन धाम नहीं पा सकते हैं। इनकी भूख हिमालय सी है, ये खाने खा सकते हैं। इनके काले तारों से तो नीलांबर भी डरता है। उनकी भूख मिटाने में तो सागर भी मर सकता है। अपनी माँ भारत माता से नाता तोड़ चुके हैं ये, मीर जाफर और जयचंदो को पीछे छोड़ चुके हैं ये। जो काले धन के मालिक हैं नाम बताओ डर क्या है, उनको उनके कर्मों का अंजाम बताओ डर क्या है। उनके नाम छिपाना तो संवैधानिक गद्दारी है, संविधान की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है। कलम, ये कलम के ऊपर है। कलम सत्य की धर्म पीठ है, शिवम सुंदरम गाती है। राजा भी अपराधी हो तो सीना ठोक बताती है। इसीलिए दिल्ली की चुप्पी अपराधिक खामोशी है। वित्त मंत्रालय की कुर्सी काले धन की दोषी है। मंत्रिमंडल गुरु द्रोण सा पुत्र मोह का दोषी है। जो काले धन का मालिक है देशद्रोह का दोषी है। काले धन पर चैनल भी आवाज उठाते नहीं मिले, कोई स्टिंग ब्लैक मनी का राज दिखाते नहीं मिले। काश खोजते वो नंबर जो ब्लैक मनी तालों के हैं। ऐसा लगता है चैनल भी काले धन वालों के हैं। काले धन पर सत्ता और विपक्षी दोनों आकर गले मिले। भूखी मानवता के खातिर एक मुकम्मल निर्णय लें। संसद में बस इतना कर दें, छोड़े सब बहानों को। राष्ट्र संपदा घोषित कर दें सारे गुप्त खजानों को। 24 घंटों में काला धन जब सब बाहर आएगा, केवल ये कानून वतन से भ्रष्टाचार मिटाएगा। जिस दिन भारत के संसद ऐसा कानून बनाएगी, लोकपाल की कोई जरूरत शेष नहीं रह जाएगी। लोकपाल की कोई जरूरत शेष नहीं रह जाएगी। धन्यवाद। और आपके बस मैं 5 मिनट और लूंगा। मेरे मन में थोड़ा सा लालच आ गया है। अब चूंकि हम लोग इतना अच्छा अवसर है, तो मैं एक बहुत सुंदर कविता है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये कविता संगणक जाल में, जिसको हम इंटरनेट कहते हैं, ये कविता संगणक जाल में हरिवंश राय बच्चन जी के नाम से है, लेकिन इसकी उत्पत्ति का अभी तक एक तो ये हो सके तो थोड़ा संक्षेप में कीजिएगा, समय की पाबंदी है तो। मैं 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। जी, बैठ कोशिश जाता हूँ कीजिए। मिट्टी पर अक्सर, बस 5 मिनट बैठ जाता हूँ मिट्टी पर अक्सर, क्योंकि मुझे मेरी औकात अच्छी लगती है। मैंने समुंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझमें कोई ऐब नहीं, पर सच कहता हूँ मुझमें कोई फरेब नहीं। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक जमाने से मैंने ना मोहब्बत बदली है ना दोस्त बदले हैं। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, ये वक्त तो पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर सुकून से बैठूंगा,
पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला। और सुकून की बात मत करे गालिब, वो बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो बस जरूरतें ही पूरी होती हैं। जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत चली जाती है, जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत चली जाती है, हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठा करते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। इतनी दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूं और सबको खुश रखता हूं, लापरवाह हूं पर सबकी परवाह करता हूं। चाहता हूं तो ये दुनिया बदल कर रख दूं, पर क्या करूं दोस्तों, दो वक्त की रोटी के जुगाड़ से फुर्सत नहीं मिलती। महंगी से महंगी घड़ी पहन ली, पहनकर देख ली, फिर भी ये वक्त मेरे हिसाब से नहीं चला। यूं ही हम दिल को साफ रखने की बात करते हैं, यूं ही हम दिल को साफ रखने की बात करते हैं। पता नहीं था कि कीमत चेहरों की हुआ करती है। अगर खुदा नहीं है तो उसका जिक्र क्यों, और अगर खुदा है तो फिर फिक्र क्यों। पैसों से सुख कभी खरीदा नहीं जाता दोस्तों, और दुख का कोई खरीदार नहीं होता। मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं है, पर सुना है सादगी में लोग जीने नहीं देते। किसी की गलतियों का हिसाब मत कर, किसी की गलतियों का हिसाब मत कर। खुदा बैठा है तो हिसाब ना कर, ईश्वर बैठा है तो हिसाब ना कर। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अगले प्रतिभागी हैं शिवांगी भट्ट, जो एक कविता सुनाने जा रही है। शीर्षक है एक अदृश्य साल। स्वागत शिवांगी, आप अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। स्वागत। हेलो, हाँ मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आपकी आवाज आ पा रही है। हाँ जी, आप शुरू कर सकते हैं। हाँ मैं वीडियो चालू नहीं कर पा रही हूँ, इसी वजह से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कोई नेटवर्क की समस्या की वजह से पहले कनेक्ट नहीं कर पाई थी। नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी जैसे एक अभूतपूर्व समय में से पसार हो रहे हैं, ये महामारी के समय में से पूरी दुनिया जो पसार हो रही है। और पिछले 6 महीनों में जो मार्च से भारत में मार्च महीने से हमारे यहाँ इसका हमने अनुभव करना शुरू किया, और जिस तरह से परिस्थितियां पिछले 6 महीने में बदली है, और जैसे वक्त थम सा गया था शुरुआत के 3-4 महीनों में, और अभी धीरे धीरे दुनिया ने कदम लेना शुरू किया है। तो ये 6 महीने में मैंने जो अनुभव किया, जो अवलोकन किया, उस पे कुछ विचार मेरे दिमाग में आए, क्योंकि इस महामारी की वजह से हमारी जिंदगी कुछ न कुछ मायनों में, अलग अलग मायनों में बदल गई है। तो इसको मैंने यहाँ पे अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। कविता का शीर्षक है एक अदृश्य शाल। अजीब सा माहौल है, जैसे धूप में भी अंधेरी रैन है। कहीं निकला तो है चांद, पर वो भी जैसे फरेब है। सोए हुए हैं गांव, शहर और देश, सोए हुए हैं गांव, शहर और देश, पर इंसान की आंखों में नींद का कहाँ चैन है। कहीं ना देखा, कभी ना सुना, भूल से भी ना बोला, ऐसे बहरूपिये के निशान चप्पे चप्पे पे। सुना है वो हो सकता है 1 से 1000, अदृश्य होके भी करता है बात। बचे भी तो किससे कि जब खुद से ही खौफ है। छपी है मौत सबके चेहरों पे, छपी है मौत सबके चेहरों पे, लेकिन फिर भी सभी निर्दोष है। कभी कभी गलती से ही सही लिपटती थी जिंदगी हमसे, कभी कभी गलती से ही सही लिपटती थी जिंदगी हमसे। अब हवा भी है ऐसी कि छू ले तो लगे उसमें ऐब है।
यहीं कहीं पे रखे थे सपने, कुछ कच्चे और कुछ सुनहरे, पर 1 साल बदला तो देखा सब टूटे हुए टूटे हैं। कोई अपना ना होता पास, एकल युद्ध है यह, चुनौती करो स्वीकार। कोई ना अपना होता पास, एकल युद्ध है यह, चुनौती करो स्वीकार। खुद पे रखो विश्वास, क्योंकि वहीं से तो सारे रास्ते खुलते हैं। चलो यहीं से फिर शुरू करते हैं, चलो यहीं से फिर शुरू करते हैं। अगर वो हराता है तो हम भी फिनिक्स की फितरत रखते हैं। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति। आगे बढ़ते हुए किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि फर्क से परे है शख्सियत मेरी, मैं उन्हीं के लिए हूँ जो समझे कदर मेरी। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं आज के कार्यक्रम के आखिरी पेशकश के लिए दिव्या व्यास को बुलाना चाहूंगा। स्वागत। हेलो हेलो जी दिव्या नमस्कार। हाँ आपको सुनता। सभी को आदरपूर्वक मेरा नमस्कार और हिंदी दिवस की बहुत शुभकामनाएं। मेरी एक छोटी सी रचना है मात्र 5-6 पंक्तियों की। वो है दृष्टिकोण पर। मतलब अक्सर जो भी हम हिंदी भाषी हैं, जो हम अलग अलग कविताएं पढ़ते हैं, तो अक्सर हमने जमीन, आसमान और क्षितिज, जो कि जमीन और आसमान के बीच का बिंदु है, उसके ऊपर हमने कई कविताएं, कई बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं पढ़ी हैं। उसी क्षितिज को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हुए मैंने एक छोटी सी रचना लिखी है, जिसका भाव यह है कि जो हमारे पास है वो उत्तम है, किसी और बेहतर की चाह में हमें जो हमारे पास है उसे उसका मूल्य कम नहीं आंकना चाहिए। क्षितिज। क्षितिज की खोज मृत तृष्णा मात्र है। क्षितिज मृत तृष्णा मात्र है, छलावा है। हाँ, ये क्षितिज की खोज छलावा है, दिल को खुश रखने का क्षण भंगुर बुलावा है। क्षितिज मृत तृष्णा मात्र है, एक छलावा है। क्षितिज की खोज दिल को खुश रखने का क्षण भंगुर बुलावा है। जमी की नेह नदी बहती कलकल, जमी की नेह नदी बहती कलकल, कृष्ण की पार्थ संग रथ पर सवारी है। जमी पर नेह नदी बहती कलकल, कृष्ण की पार्थ संग रथ पर सवारी है। उस आसमान के हिस्से, उस आसमान के हिस्से चांद सूरज सितारे सब सही। उस आसमान के हिस्से चांद सितारे सूरज सब सही, पर अब भी जीवन की खोज जारी है। तो अगर मृत्युंजय और निशांत, अगर आपका समय अनुमति देता है तो मैं एक और रचना सुनाना चाहूंगी। जी जी। हाँ, मेरी ये जो रचना है, हम लोग मतलब बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम आए दिन अपने समाज में बच्चों के प्रति जो दुष्कर्म होता है देखते हैं, और कई आवाजें उठती हैं कि ये सरकार जो कानून क्यों नहीं बनाती, कड़े प्रशासन ने क्यों कड़े कानून नहीं बनाए। पर अगर इसे भी किसी और दृष्टिकोण से देखें तो आप उस कानून क्या कर रहा है उसे भूल जाइए, समाज क्या कर रहा है चलिए उसे भी भूल जाइए, लेकिन उस बच्ची का, उस वो जो व्यथित है, उस बच्चे का उसका पारिवारिक परिवेश क्या कर रहा है, उसे सुधारने की, उसे समझने की जरूरत है। उसी पे एक छोटा सा विचार है मेरा, और थोड़ा उग्र विचार है मेरा, कि खलता है मुझे, हाँ खलता है मुझे, खलता है मुझे मेरे मन को, खलता है, बहुत खलता है मुझे मेरे मन को देखना उस बच्ची की फीकी मुस्कान। खलता है मुझे देखना उस बच्ची की फीकी मुस्कान, जो थी समाज के दरिंदों से अनजान। बचपन की मासूमियत है अक्षम, अक्षम इनकेपेबल। बचपन की मासूमियत है अक्षम, उस असहजता को पहचानने में नाकाम। खलता है मुझे, खलता है मुझे कि किसी मैं 1 मिनट में बच्ची बुलाए, I'm so sorry, मैं 1 मिनट में, I'm so sorry। मैं माफी चाहूंगी। खलता है मुझे उस बच्चे की फीकी मुस्कान, जो थी समाज के दरिंदों से अनजान। बचपन की मासूमियत है अक्षम,
इनकेपेबल, बचपन की मासूमियत है अक्षम उस असहजता को पहचानने में नाकाम। खलता है मुझे कि किसी अपने के ही लिबास में लिपटा, खलता है, बहुत खलता है मुझे किसी अपने के ही लिबास में लिपटा। वो लंपट, वो शैतान, वहशत थी उसकी चरम पर, बख्शी नहीं उसने वो नन्ही सी जान। खलता है मुझे कि असमर्थ है उसका परिवेश, और ये जो असमर्थता है वो आर्थिक नहीं भावनात्मक है। खलता है मुझे, बहुत खलता है मुझे कि असमर्थ है उसका परिवेश, भावनात्मक रूप से बजाय उस बच्ची को देने रक्षात्मक आवरण, बजाय उस बच्ची को देने रक्षात्मक आवरण छिपा रहे हैं उस दुष्ट के कुकृत्यों को झूठ से। खलता है मुझे कि असमर्थ है उसका परिवेश, भावनात्मक रूप से बजाय बच्ची को देने रक्षात्मक आवरण छिपा रहे हैं उस दुष्ट के कुकृत्यों को झूठ से। खलता है मुझे कि क्यों नहीं, खलता है मुझे कि क्यों नहीं फड़क उठी बुझाएं। खलता है, बहुत खलता है मुझे कि क्यों नहीं फड़क उठी बजाएं, क्यों नहीं उबल पड़ा रक्त, क्यों स्नेह का स्थान अनावश्यक भय और शर्म ने ले लिया जब होना था उन्हें और सशक्त। खलता है मुझे कि क्यों नहीं फड़क उठी बजाएं, क्यों नहीं उबल पड़ा रक्त, क्यों स्नेह का स्थान अनावश्यक भय और शर्म ने ले लिया जब होना था उन्हें और सशक्त। खलता है, बहुत खलता है मुझे कि क्यों नहीं उस दुष्ट को किया समाज के सामने शर्मसार। खलता है मुझे कि क्यों नहीं उस दुष्ट को किया समाज के सामने शर्मसार, चुप रहकर सब सहकर अपनी ही बच्ची की आत्मा पे किया वार। खलता है मुझे कि हम लोग सब जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा दुख और पीड़ा झेलनी पड़ती है उस पीड़ित को होती है। उस दुष्ट इंसान के लिए सब उसके कुकृत्य को छुपा देंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो बाकी पीड़ा है वो उस बच्चे को झेलनी पड़ती है। कि खलता है मुझे कि क्यों बदल गया सब कुछ उस नन्ही सी जान के लिए। खलता है, बहुत खलता है मुझे कि क्यों बदल गया सब कुछ उस नन्ही सी जान के लिए। छिन गया बचपन अल्लड़पन, डरा अबूझा सा है मन हजारों सवाल लिए। खलता है मुझे कि क्यों बदल गया सब कुछ उस नन्ही सी जान के लिए। छिन गया बचपन अल्लड़पन, डरा अबूझा सा है मन हजारों सवाल लिए। अब मेरा प्रश्न है इस समाज के तथाकथित बुद्धिजीवों से, कह रहे हैं तथाकथित बुद्धिजीवों, बगिया के एक नन्हे से फूल को बचाने के लिए, बगिया के एक नन्हे से फूल को बचाने के लिए हम सुरक्षा के मेड़ लगाते हैं। अक्सर हम अपने जो हमारे जो बगीचे होते हैं उनमें पौधे लगते हैं, उनमें फूल आते हैं या जो अलग फल आते हैं, उन्हें बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उनके आसपास सुरक्षा के मेड़ लगाते हैं। पर आप उस गमले को अपने घर के भीतर तो नहीं छुपा लेते। तो हे तथाकथित बुद्धिजीवों, बगिया के उस नन्हे से फूल को बचाने को भी हम सुरक्षा की मेड़ लगाते हैं, ना कि पौधे को घर के भीतर छुपाते। क्योंकि चाहिए उसे खुली हवा खिली धूप, क्योंकि चाहिए उसे खुली हवा खिली धूप, सर्द गर्म बारिश मौसम का हर रूप। क्योंकि चाहिए उसे खुली हवा खिली धूप, सर्द गर्म बारिश मौसम का हर रूप। क्योंकि सही मायनों में सुरक्षा तो यही है। तो खिलने दो उस बच्चे को भी उसके स्वाभिमान से, महकने दो उसे उसके वैचारिक सम्मान से, क्योंकि सही मायनों में सुरक्षा तो यही। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत रचना थी आपकी और बहुत ही मार्मिक रचना भी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रोतागण, कार्यक्रम को सफल बनाने में सहायक हमारे सारे प्रतिभागी और सह कार्य संचालक शिवांग, आप सभी को धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में जो हिंदी की संवेदना हम सब में जगी है, जिस चेतना का संचार हुआ है, वो विस्मृत न होने पर उसे जीवित रखें और हिंदी के उत्थान के लिए इन्हीं आशा और आकांक्षाओं के साथ आज की सभा को विराम करते हैं। एक बार पुनः सभी को धन्यवाद। विदाई सभी को, उज्जवल भविष्य।